समाजशास्त्र। अभी इसके पहले हम लोगों ने फिलॉसफी के पोर्शन देखे, अब ये सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के पोर्शन को देखेंगे, इनका शिक्षा से क्या संबंध है। तो नाम से ही आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, एक आइडिया मिल रहा होगा कि शैक्षिक समाजशास्त्र, शैक्षिक को देखेंगे तो ये शिक्षा से संबंधित है और समाजशास्त्र समाज से संबंधित है। और जब दोनों को जोड़ देते हैं तो ऐसी शिक्षा जो कि समाज में रहने लायक बनाती है, समाज में होने वाली कार्यविधियों में एवं उसमें होने वाली घटनाओं के प्रति आपको संवेदनशील बनाती है और आपको समाज में उचित ढंग से रहना सिखाती है, समाज में आपको कुछ नए तरीके से अपने सर्वांगीण विकास को करने में जो सहायक होती है, ऐसी शिक्षा को हम लोग बोलते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र। तो शैक्षिक समाजशास्त्र की बहुत सारे लोगों ने परिभाषाएं भी दी हैं, जैसे एक महोदय है ओटावी जी का कहना है कि जो शैक्षिक समाजशास्त्र होता है वो कहां से चालू होता है, वह उस समाज से चालू होता है, उस समाज से प्रेरणा लेकर के चालू होता है जिस समाज में आप रहते हैं और जिस समाज में आप अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये कहना है कोटावे जी का। साथ ही एक और महोदय है, देखते हैं ब्राउन जी। तो ब्राउन क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक परिवेश के बीच में जो भी कुछ अंतःक्रिया करता है, कोई व्यक्ति अपने सांस्कृतिक परिवेश के साथ में जो अंतःक्रिया करता है उसे कहते हैं हम लोग सामाजिक शैक्षिक समाजशास्त्र या फिर सामाजिक शिक्षा तो उसको कहते हैं। तो इस शैक्षिक समाजशास्त्र इस चीज को कहते हैं। जॉर्ज पेनी नाम के एक महोदय हैं, उनका ये कुछ थोड़ी लंबी सी परिभाषा देते हैं। जॉर्ज पेनी, ये महोदय का कहना है कि जो शैक्षिक समाजशास्त्र होता है वह एक ऐसी शिक्षा होती है जो समाज में होने वाली सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और इस प्रकार की सभी चीजों को सीखने में आपको सहायता करती है। तो ये पूरी सामाजिक ये सामाजिक तरह से जो आप पढ़ाई करते हैं, जो सीखते हैं, वो होती है आपकी शैक्षिक समाजशास्त्र। अब हम इसमें देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या होती है और इसके महत्व क्या होते हैं। तो शैक्षिक समाजशास्त्र की आवश्यकताएं देख लेते हैं क्या होती हैं। भाई देखिए, हम लोग समाज में ही रहते हैं, तो समाज में रहने के लिए शिक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। समाज में उसकी विभिन्न स्वरूपों की प्रकृति पर आप देखेंगे तो इसके प्रभाव होते हैं, ठीक है ना। तो स्वरूपों पर प्रभाव इसका आप देख सकते हैं। समाज में जिस भी तरह की आप शिक्षा ग्रहण करते हैं वो शिक्षा इनसे प्रभावित होती है, शैक्षिक समाजशास्त्र से। और शैक्षिक समाजशास्त्र सभी शिक्षाओं पर हावी होती है एक दूसरे का लीजिए, क्योंकि आप कोई भी चीज पढ़ाते इसलिए हैं कि उसका फ्यूचर में आप कुछ यूज करेंगे, और यूज कहाँ करेंगे, समाज में करेंगे। तो इसलिए और उसका आप सिलेबस क्या रखेंगे, वो सारी सिलेबस जो डिजाइन किए जाते हैं वो सभी सिलेबस स्वरूप जो उसका पढ़ाया जाता है वो सारी चीजें जो होती हैं वो शैक्षिक समाजशास्त्र से ही निर्धारित होती हैं। समाज और उसके विभिन्न स्वरूपों की प्रकृति, और अगर आप देखेंगे तो जो इसकी प्रकृति होती है, समाज की प्रकृति को आप जो समझने की प्रयास करते हैं, तो समाज की प्रकृति को भी जो समझने का प्रयास करते हैं, इससे शैक्षिक समाजशास्त्र से आप ये भी करते हैं। शिक्षा की अवधारणा के ज्ञान में सहायक होती है। अब शिक्षा की अवधारणा क्या होती है, जैसे भाई आप एक एग्जांपल ले लीजिए, पानी को अलग अलग, पानी एक शब्द होता है, उस पानी को हम लोग अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द से जानते हैं। तो हिंदी में हम लोग उसको पानी बोलते हैं, कहीं उसको नीर बोलते हैं, कहीं उसको वाटर बोलते हैं, तो कहीं उसको H2O बोलते हैं। लेकिन कहाँ पे हम क्या
इसको बोलेंगे और इसको क्या सिखाना है कहाँ पे, तो वो सारी चीजें शैक्षिक समाजशास्त्र होती है। अब जैसे एक व्यक्ति, एक संस्कृत भाषी व्यक्ति अब नील मांगता रहे किसी अंग्रेजी भाषा के व्यक्ति से, तो वो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, तो उसको वो नील समझाने का मतलब ही क्या है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को शिक्षा या समाज में शिक्षा वो दी जाती है जो वहां के ज्यादातर लोग जानते हो, ताकि उसका लाभ ले पाए, लाभ तभी ले पाएंगे जबकि वो चीजें आम जनमानस को पता हो। तो इसलिए शिक्षा की अवधारणा किस पर डिपेंडेंट हो जाती है, शैक्षिक समाजशास्त्र, क्योंकि ये समाज पे डिपेंडेंट होती है कि आपको क्या और कैसे पढ़ाया जाए। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक, सिलेबस क्या होना चाहिए और किस ईयर में आपको क्या पढ़ाना चाहिए, ये चीजें कौन करता है, ये चीजें शैक्षिक समाजशास्त्र ही करता है। शिक्षण विधियों के निर्माण में भी सहायक होता है। शिक्षण विधियां आपको क्या क्या अपनानी चाहिए, मतलब किसी व्यक्ति को किसी स्टूडेंट को किस क्लास में किस लेवल से सिखाया जाए, किस तरीके से सिखाएं, कब आप उसको टूर पे ले जाएं, तो कब आप उसको केवल और केवल लेक्चर दीजिए, तो कब उनके बीच में आप डिस्कशन करवाइए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो शैक्षिक समाजशास्त्र से निर्धारित होती हैं। कौन सी चीज, शिक्षण विधियों की बात अगर हम करेंगे तो वो ये शिक्षण विधियां भी डिपेंडेंट हो जाती हैं शैक्षिक समाजशास्त्र पर। उनके उद्देश्य क्या होने चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य, तो शैक्षिक उद्देश्य भी निर्धारित होती है शैक्षिक समाजशास्त्र से। तो जो शिक्षा का उद्देश्य है वो भी इसी से आप निर्धारित करते हैं। आप क्या चीज पढ़ेंगे, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको सीखना चाहिए, वो सारी चीजें। विद्यालय के स्वरूप और कार्य में सहायक, विद्यालय आपका एक छोटा सा समाज होता है, उसमें आपको बहुत तरह के विद्यार्थी मिलते हैं, बहुत सारे उम्र के, जाति के, वर्ग के, फिर भी आप उनके बीच में समझ बना के पढ़ाई करते हैं। उसमें बहुत ज्ञानी लोग भी होते हैं अध्यापक, और बिल्कुल अज्ञानी होते हैं, बिल्कुल अबोध बालक भी होते हैं छोटे। तो उनके बीच में आप जो देखते हैं वो देखते हैं कि एक समाज होता है, और समाज की कार्यविधि को पूरी तरह से हम लोग संपन्न कराते हैं। तो वो जो संपन्नता होती है उस क्लास की, वो कौन कराता है, शैक्षिक समाजशास्त्र। तो आप ये कह सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन में सहायक होता है। भाई पहला आपको प्रैक्टिकल में नॉलेज तो वहीं पे मिल जाता है, विद्यालय में ही आप देखते हैं तो आपको ये प्रैक्टिकल नॉलेज इस चीज की मिलती है शैक्षिक समाजशास्त्र की। शिक्षा के अन्य समस्याओं के हल को खोजने में, भाई आप समाज में जाते हैं तो आपको कई सारी चीजें देखने में आती हैं, और कभी कभी आपको कुछ नई समस्याएं भी दिखाई देती हैं समाज में जो पहले नहीं वो कहीं देखी गई होती हैं। तो उन नई समस्याओं के निपटान हेतु भी आप ये करते हैं इस चीज की स्टडी। जब आप शैक्षिक समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो उससे आपको ये चीज समझ में आती है कि हाँ भाई अभी समाज में इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो इनको हम कैसे टैकल करें। नई समाज में नई तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तो आप पुरानी चीजों को समझते हुए, पुरानी तकनीक को समझते हुए उनसे आप अंतर संबंध स्थापित करते हैं और आप उसका हल ढूंढने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, निकाला करते हैं। पिछड़े और अबोध बालकों को, या फिर जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी थोड़े से अभी एवरेज हैं, जो बहुत ज्यादा उत्कृष्ट नहीं कर पाते हैं, जो सामान्य बालक हैं, तो सामान्य बुद्धि के जो विद्यार्थी होते हैं, तो सामान्य बुद्धि के विद्यार्थियों का सहयोग भी आप इससे कर सकते हैं। अगर आप देखिए ये इसलिए करते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि यहाँ पूरा समाज है, और समाज जब सुखी होगा तब हम सुखी होंगे। इसलिए ऐसा नहीं होता है कि क्लास में केवल कुछ बच्चे ही जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उन्हीं को आप पढ़ा के छोड़ देते हैं, बल्कि जो भी सामान्य स्तर के, सामान्य बुद्धि वाले स्तर के बच्चे हैं उनको भी आप
सहयोग करते हैं और वो चाहते हैं कि हाँ वो भी आगे बढ़े। नहीं तो अगर मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो समझ नहीं पाते उस चीज़ों को बहुत आसानी से और वो फेल हो जाते हैं। एक ही बच्चा या दो ही बच्चा अगर क्लास में हमेशा समझ पाता है, उत्कृष्ट है वो, तो आप उसी को पास करते चले जाएंगे तो पता चलेगा कि वो जो बहुत हल्के फुल्के स्टूडेंट्स हैं वो तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ऐसे करके वो पूरा स्कूल पास करेंगे, और बाकी जो बहुत कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सामान्य स्तर के हैं वो लोग तो क्लास में रहेंगे, एक ही क्लास में रहते रहेंगे। तो ऐसे में उनको वो समाज मिल नहीं पाएगा जो आप जो तेज बच्चे हैं उनको भी आप वो समाज नहीं दे पा रहे होंगे कि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाए। तो इसलिए हर विद्यार्थी की सहायता करनी होती है आपको बौद्धिक रूप में। तो ये चीज कौन सिखाता है? शैक्षिक समाजशास्त्र, इसलिए भी इसकी आवश्यकता हो जाती है। अनुशासन के ज्ञान में भी सहायक होता है। अनुशासन कौन सिखाता है? अनुशासन भी ये शैक्षिक समाजशास्त्र आपको सिखाने का प्रयास करता है। और शिक्षा का समाजशास्त्र जो है, शिक्षा का जो समाजशास्त्र है, इसका विषय विस्तार क्या हो सकता है? अब तो आप समझते ही हैं, अभी हमने समझा। तो अब इसकी बात करते हैं कि इसका विषय विस्तार कितना हो सकता है, इसको कितना पढ़ा सकते हैं। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ये कहा जाता है कि शिक्षा का समाजशास्त्र अथवा शैक्षिक समाजशास्त्र जो होता है उसका अर्थ बताइए और उनके विषय विस्तार की व्याख्या कीजिए। तो हम विषय विस्तार को कैसे समझेंगे? इसमें देखिए सिंपल सी बात है कि शिक्षा की बात हो रही है और समाज की बात हो रही है। समाज और शिक्षा, इन दोनों में आप कितना संबंध स्थापित कर सकते हैं, यही चीज आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए अगर हम शिक्षा से संबंधित समाज में चले, मतलब विद्यालय में चले, ठीक है, तो अगर हम विद्यालय में चलते हैं तो विद्यालय में आपको विद्यार्थी मिलते हैं कई तरह के, कई वर्गों के, और विद्यार्थी और शिक्षक भी मिलते हैं, ठीक है। तो शिक्षक शिक्षार्थी में और विभिन्न विद्यार्थियों में आप देखते हैं कि एक तरह का गैप तो होता है, और गैप को, उस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके बीच में मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीजें इसके विषय विस्तार में आ सकती है, जैसे शिक्षक छात्र का संबंध। शिक्षक छात्र का संबंध देखेंगे तो एक विद्यार्थी को कैसे पेश आना चाहिए, एक शिक्षक को कैसे सिखाना चाहिए कि वो अपने विद्यार्थी को सिखा पाए और विद्यार्थी उसका पूरी तरह से पूरे उनके ज्ञान को अर्जित कर पाए। तो ये चीजों को हम यहाँ से समझ सकते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र से। शिक्षक का समाज में जो स्थान होता है वो क्या होता है? भाई हम लोग शिक्षक ही बनने जा रहे हैं। अगर आप बीएड कर रहे हैं, अगर आप नेट कर रहे हैं, तो आप शिक्षक बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस तरह से देखेंगे कि फिर हमको समाज में भी आना है, तो शिक्षक का समाज में क्या रोल है, ठीक है, समाज में महत्व कर लीजिए या उस समाज से संबंध कर लीजिए। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे चीजें कर सकते हैं, समझ सकते हैं। शैक्षिक समस्याएं, आवश्यकताएं, प्रेरणाएं, ये सभी चीजें जो हैं, तो शैक्षिक जो प्रेरणाएं हैं, तो देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो शिक्षक से प्रेरणा लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये मास्टर साहब जो हैं वो, ये महोदय कभी हो सकता है ये भी विद्यार्थी रहे हों, लेकिन अब ये इनके पास इतना ज्ञान हो चुका है कि अब ये सिखा सकते हैं। तो चलिए हम इनसे सीखते हैं कि हमको भी अगर नहीं आता है तो हम भी इनके साथ प्रयास करेंगे, हम भी इनके जैसे ज्ञानी हो जाएंगे, जानकार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये प्रेरणा भी मिल सकती है। समाज की छोटी इकाइयों में आपस में संबंध, अभी हमने बोला कि एक विद्यालय में बहुत सारी क्लासेज होती हैं, बहुत सारी क्लासेज होती हैं और क्लासेज में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों की अगर हम बात करते हैं, वो
वो सभी विद्यार्थी आपस में फिर भी बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं और वो बहुत प्रेम पूर्वक सामंजस्य बना करके एक दूसरे के साथ में और अपने कार्यकलापों को पूरा करते हैं। तो इसमें छोटी इकाइयों में संबंध हो सकता है। ओके, आगे क्या है, समाज का जो है जीवन से क्या संबंध है। आप ये भी कह सकते हैं समाज के जीवन का व्यक्ति और स्कूल पर जो प्रभाव पड़ता है। समाज में बहुत सारे लोग हैं और वो लोग एक दूसरे पे क्या प्रभाव डालते हैं। आपका जो जीवन है, आपके जीवन का जो स्तर है, वो भी जो लाइफस्टाइल है, वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होती है आपके समाज के लोगों से, जिस समाज में आप रह रहे हैं। तो जीवन स्तर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये चीजें आप यहां से समझ सकते हैं। अब आधुनिक भारत समाज में शिक्षा के, अगर आपको उपाय की बात की जाए कि आधुनिक समाज में आपको कौन शिक्षा कैसे देनी चाहिए, ठीक है, तो आप कैसे दे सकते हैं, शिक्षा कैसे देनी चाहिए, ये उपाय बता सकते हैं। और अगर आपसे प्रभाव पूछा जाए तो भी आप बता सकते हैं। तो उपाय के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे देखिए बहुत सारे थियरीज आपने पढ़ी फिलॉसफी में, इसके पहले सभी लोगों ने बताया कि शिक्षा की क्या विधि होनी चाहिए। तो अगर हम उन विधियों को अप्लाई करते हैं, जैसे लेक्चर जो होता है आपका, ठीक है, लेक्चर मेथड, व्याख्यान आप दे सकते हैं, करके सीखें, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकते हैं, उनको आप टूर करवा सकते हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्टर भी आप करवा सकते हैं और इस प्रकार से बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। उनके बीच में आप बाल विवाद प्रतियोगिता भी करवा सकते हैं। तो इन चीजों से, इन सारी चीजों से और इस प्रकार से बहुत सारी आपके पास लिस्ट है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो बस क्या करना है कि आपको ऐसे रखना नहीं है बुक से ले करके कि हाँ ये चीजें लिखे हैं। आपने कोई थ्योरी में पढ़ी हुई है उसको आप आगे अप्लाई करेंगे। तो आपने जो पुरानी थ्योरी पढ़ी हुई है, आप सोचिए उनमें क्या प्रासंगिक है, उन चीजों को आप यहाँ पे रख सकते हैं और वैसे आप समाज के विकास के लिए उस प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं। अगर हम ये बात करें कि आधुनिक समाज में शिक्षा के प्रभाव क्या है, तो उनकी बात आप क्या करेंगे, शिक्षा के प्रभाव आधुनिक समाज में अगर आपको बात करें तो शिक्षा का क्या प्रभाव हो सकता है। पहले देखेंगे सामाजिक विरासत का संरक्षण। शिक्षा देने के बाद में भी जब आप शिक्षा देते हैं तो उससे क्या होता है, सामाजिक विरासत का संरक्षण होता है। जो पुरानी टेक्निक्स थी, जो पुराने रिलेशनशिप थी लोगों में, जो पुराने अंतर संबंध लोगों में थे समाज में, जब आप उन चीजों की व्याख्या कर रहे होते हैं नए विद्यार्थियों के सम्मुख और वो विद्यार्थी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जा करके अपने कार्य को संपादित करते हैं सुचारू रूप से, तो आप सामाजिक विरासत का संरक्षण कर पाते हैं, उसको बचाए रख पाते हैं और उसके और भी उसके समृद्धि में अपना योगदान भी दे पाते हैं। समाज का राजनीतिक विकास भी आप कर सकते हैं। तो समाज का राजनीतिक विकास, आप कर सकते हैं सांस्कृतिक विकास, ये भी कर सकते हैं, आर्थिक भी कर सकते हैं। ये जितने भी पहलू होते हैं ये सारी चीजों का आप कर सकते हैं। बालक का सामाजिकरण, कई बार होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने आप में अंतर्मुखी, अपने आप में वो बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप उनको शैक्षिक समाजशास्त्र की शिक्षा देंगे तो ऐसे में क्या होगा, वो विद्यार्थी लोगों से खुलकर बात करेंगे और अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे और वहां से और भी कुछ सीखेंगे। तो क्या होगा कि जो बालक है वो हो सकता है सामाजिक हो जाए और जब वो सामाजिक होगा तो वह समाज का और ज्यादा विकास कर पाएगा और स्वयं का भी अच्छा विकास कर पाएगा। सामाजिक सुधार
भी आप कर सकते हैं। समाज में बहुत सारी कुरीतियां भी आ जाती हैं समय समय पे, तो सामाजिक शिक्षा दे करके या शैक्षिक समाजशास्त्र को पढ़ा करके आप उन कुरीतियों को हटा सकते हैं और समाज को सुधार करने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं और सामाजिक नियंत्रण भी कर सकते हैं। तो समाज को, हर किसी को, जो भी समाज है उस सब में परिवर्तन होता रहता है। आप जानते हैं कि समाज से परिवर्तन ही संसार का नियम होता है। तो सामाजिक नियंत्रण, ताकि कोई भी व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता ना छीन पाए, इसलिए आपको ये इंश्योर होना चाहिए कि हाँ, शैक्षिक समाजशास्त्र लोग समझते हैं और उस प्रकार से ऐसे कार्य करते हैं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से समस्याग्रस्त नहीं हो करके, बल्कि समाज के अन्य लोगों की सहायता के लिए कार्य कर रहा हो। तो इस प्रकार से ये सब चीजें प्रभाव हैं शैक्षिक समाजशास्त्र के, जो कि अपने आप में पॉजिटिव प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव है। और इन चीजों को आप ढंग से पढ़ें और समझें। यदि कोई समस्या होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बताएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसे साझा भी कीजिए।